भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। चाहे खुद चल के आया चाहे तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन जीत कर आया। वो आगे चलकर कदम से कदम मिलाकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध में हिस्सा लेता है, ना कि एयर कंडीशन रूम्स के अंदर बैठकर मॉल की प्लानिंग करने का। रात के वक्त आप अटैक में अपने सैनिकों को भेजो और सुबह उनके पार्थिव शरीर को वापस लाओ, एक बड़ा दुखद सीन होता है। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जो है पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। आज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है, यानी 25 साल जो है कारगिल के युद्ध को जो है जीतने के लिए हो गए हैं। और किस तरीके से भारतीय सेना ने इस दौर में यहाँ पर जो है जब पाकिस्तान ने धोखेबाजी की थी और उसके बाद अपना पराक्रम दिखाया था, इस पर आज हम बात भी करेंगे। और मेरे साथ ऐसे ही इस कारगिल युद्ध में शामिल रहे वीर योद्धा, उन्हीं के जरिए आज हम कारगिल की कहानी सुनेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर थी। मेरे साथ कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। धन्यवाद, जय हिंद। विजय दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सर। आपको भी और देश के समस्त 140 करोड़ देशवासियों को भी, क्योंकि यह विजय भारतीय सेना की विजय अकेली नहीं थी, देश के हर देशवासी की भी विजय थी। सर, जिस तरीके से आज विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन विजय दिवस के लिए 500 से ज्यादा सैनिकों को कारगिल के युद्ध में जो है अपनी जान गंवाना पड़ी थी, शहादत देना पड़ी थी, क्योंकि उस युद्ध में आप फ्रंट लाइनर्स के रूप में नजर आ रहे थे, आप खुद वहां मौजूद थे। तो जो हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ आप कुछ ऐसी बात आज हम साझा करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपसे जानने की कि सर, जैसे ही क्योंकि 3 मई के आसपास ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय ये सेना के ऊपर जो है बड़े तरीके से भारतीय चेक पोस्ट पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था कारगिल सेक्टर में, और उसका सबसे बड़ा क्या कारण था, और जब आपको सूचना मिली तो किस तरीके से सेना एक्टिव हुई? देखिए, सेना हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है, और हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो दुश्मन के साथ में कार्य करने का जो तरीका है, वो हमेशा हम तैयारी में रहते हैं। जो आप अभी कह रहे थे कि 3 मई को जी बकरवालों के थ्रू हमें पता लगा कि जो पाकिस्तानियों ने पोस्ट खाली करनी थी बर्फ पड़ने के कारण, जो 3 महीने में एक अघोषित समझौता उस इलाके में वहां की टेरेन और क्लाइमेट के कारण था, उसमें पाकिस्तानी उस साल वापस नहीं गए, और बल्कि उन्होंने उन पोस्टों को और रीइंफोर्स करके वहां पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के जवानों को भी और मुजाहिदीन को भी और कुछ रेगुलर सैनिकों को भी अपने वहां तैनात कर दिया। उनका जो बेसिक जो मुख्य एम था वो था कारगिल इलाके के अंदर में जो श्रीनगर से लेह लद्दाख की तरफ जा रही NH-1 अल्फा, उसको कट करना था, क्योंकि हमारा जो रसद लाइन थी वो उस समय ये अकेली एक थी, और जिसको अगर इंटरडिक्ट कर दिया जाता है, जिसको अगर कट कर दिया जाता है, तो भारतीय सेना जो आगे सियाचिन में और दूसरे दुर्गम इलाकों में लड़ रही थी, उनके लिए समय पर रसद सामान अग्निशन वगैरह पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बाई एयर इतना ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। लेकिन अभी आपके माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि अभी वो NH-1 अकेली हमारी लाइफ लाइन क्लियर नहीं है। हमने पिछले कुछ सालों से मनाली से रोहतांग दर्रा होते हुए भी लेह के लिए जो रास्ता खोल दिया है, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारी एक लाइन इंटरडिक्ट हो भी जाती है, तो हमारी सेना को किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। निश्चित रूप से सर, जी बिल्कुल सर, परेशानी नहीं होगी। काफी परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन सर उस दौर की अगर हम बात करें, जब सेना मूव कर रही थी, काफी सारी परेशानी थी, क्योंकि अगर आपकी बात करें तो आप किस क्षेत्र में थे? क्योंकि अगर हम बात करें, द्रास में भी लगातार फायरिंग देखी जा रही थी, बाल्टिक में भी लगातार फायरिंग का दौर था, तो कितनी सेना पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चेक पोस्ट की तरफ आके उन्होंने घात लगाकर वो बैठे थे, और जब आपको सूचना मिली तो उस समय जवान बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर भी रहा था, पहुंचने की
शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन जवानों को उस समय क्या कुछ कह रहे थे जो सेना के बड़े अफसर हैं, और किस तरीके से लड़ाई करना है, क्योंकि अचानक से ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि अब पाकिस्तानी सेना भारतीय इलाके में एलओसी को क्रॉस करके यहाँ पर कब्जा करना चाहती है। मैं उस समय एक माउंटेन ब्रिगेड का ब्रिगेड मेजर था, और ब्रिगेड मेजर जो ऑपरेशंस प्लान होते हैं उनको, उस ऑपरेशंस को प्लान करने की जिम्मेदारी ब्रिगेड मेजर की होती है, और उन ऑपरेशंस के हमारी प्लानिंग के ऊपर में जो है सैनिक अपने ट्रुप्स कार्रवाई करके, अटैक करके फीचर्स को कैप्चर करते हैं। हम लोग पिथौरागढ़ में थे, और पिथौरागढ़ से हमारे को हमारी आधी ब्रिगेड को एयरलिफ्ट किया गया था। प्रॉब्लम वहां पर जो आ रही थी, जो जवानों को आती थी कि एक्लिमेटाइजेशन नहीं था। हम सीधे मान लो पिथौरागढ़ से हम तो थोड़ा सा हाइट पे करते भी, लेकिन जो जवान दूसरी जगह से, उनको एक्लिमेटाइजेशन जो है वो पीरियड का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी हमारे जवान की जाबाजी थी कि वो बिना एक्लिमेटाइजेशन के या कम एक्लिमेटाइजेशन के भी उन दुर्गम परिस्थितियों में, जहां पर हवा में, वातावरण में ऑक्सीजन बहुत कम थी, 10 कदम आप चलते थे तो आप हांफ जाते थे, और वजन लेके चलना तो उतना ही मुश्किल था। यहाँ मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए वहां के लोकल की, लद्दाख के, जो बिना किसी लालच के देशभक्ति के साथ की भावना के साथ में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, और रसद कैरी कर रहे थे, एम्यूनिशन कैरी कर रहे थे, और हमारे को समय पर पहुंचा रहे थे। ये अगर ये देशभक्ति की एक ऐसी भावना थी जो एक मिसाल है, और पूरी दुनिया को और पूरे देश को इसके बारे में जानना चाहिए। निश्चित रूप से सर मिसाल है, और यही कारण है कि भारत देश को सिर्फ देश नहीं बल्कि भारत को एक माँ के रूप में पूजा भी जाता है, और सभी वीर सपूत जो है उसकी सेवा करते भी हैं। लेकिन सर बड़ी चुनौती थी, टाइगर हिल का इलाका हो या जहां आप पोस्ट थे वो इलाका हो, जो पोस्ट थी जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था वो काफी ऊंचाई पर थी, और भारतीय सेना को नीचे से चढ़ाई करनी थी, और ये भी पता नहीं था कि जो दुश्मन की तादाद है वो कितनी है। तो यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि लगातार वहां से जब शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो छुपने के कम साधन थे, जो पहाड़ थे उन्हीं के बीच सहारा लेना था, और ऊपर चढ़ाई भी करनी थी, कूच भी करना था, और कई जवान लगातार घायल भी हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी जो सेना थी वो हाइट पर थी। तो यहाँ पर सर कई बार मनोबल भी टूटता होगा सेना के जवानों का, घायल होते थे, क्योंकि अपना साथी जब घायल होता है तो निश्चित रूप से दुख भी होता है और चिंता भी होती है कि लगातार फायरिंग हो रही। तो सर उस समय किस तरीके की परिस्थितियां रहती थी, और सेना के जवानों, क्योंकि आप भी उस समय वहां थे, तो कैसे मनोबल बढ़ाते थे कि नहीं अब हमको जीतना ही है, पाकिस्तान से ये पोस्ट छुड़ाना ही है? तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर, क्या माहौल रहता था सर? हमारे देश की सेना की जो ट्रेनिंग है, और विशेष तौर से हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ने की जो हमारी क्षमता है और हमारी ट्रेनिंग है, उस दुनिया में पहचानी जाती है। गलवान के बाद में चाइना को भी इसका एक थोड़ा सा टेस्ट मिल चुका है, और इसलिए चाइना समझ गया कि भारतीय सैनिक से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1984 से विश्व के सबसे बड़े ऊंचे क्षेत्र में हम, सियाचिन एरिया के अंदर में हम पाकिस्तान को और चाइना जो मदद कर रहा है उसको काराकोरम इलाके के अंदर में हम युद्ध कर रहे हैं, और हमेशा हमने अपनी सीमाओं की रक्षा करी है। निश्चित रूप से सर 84-82 की अगर हम बात करें तो उस समय तो भारतीय सेना ने बिना किसी को सूचित करे, जो मुझे याद आता है कि यहाँ पर सियाचिन की जो पोस्ट थी वहां पर हमला बोलकर 2 दिन के अंदर ही उसको भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया था यहाँ पर, और उसके कारण ही जो कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो वहां से शेलिंग में काफी मदद भी मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक मुख्य उद्देश्य जो पाकिस्तान का जो ये ऑपरेशन प्लान करने का था, वो NH-1 अल्फा को काटने का था, ताकि हमारी जो रसद सप्लाई है वो समय पर ना पहुंच पाए, और पाकिस्तान सियाचिन इलाके को कब्जा करके वहां से सीधा लेह की तरफ आकर लेह पर कब्जा कर ले और लद्दाख एरिया को अपने कब्जे में ले ले। ये उनका एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उनका जो ये था कि इस इशू को, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो इशू को एक विवादित क्षेत्र घोषित करके और इंटरनेशनलाइज किया जाए, इसको इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि दुनिया में बता सके झूठे तौर पर कि ये जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ में है। और एक और जो उद्देश्य उनका ये था कि वो जो
जिस तरीके से हम वहां के जो टेररिज्म पर कब्जा कर रहे थे, टेररिज्म को खत्म कर रहे थे, उसमें आप उसको एक संजीवनी, एक जड़ी बूटी और एक थोड़ा सा आग लगाने का काम भी करेगा, ताकि वो वहां के टेररिस्ट भी ये उनको और ज्यादा एक्टिवेट हो सके। तो इन उद्देश्यों के साथ में जब पाकिस्तान ये काम कर रहा था, तो हमारे सैनिकों की जो जाबाजी थी, मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग के बारे में, मैं बात कर रहा था कॉमरेडशिप के बारे में, आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसे की बात है। जवान के साथ में, जवान की अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर के ऊपर में, जवान की जूनियर लीडरशिप पर, और जवान की अपने अफसरों की काबिलियत पर, उनकी प्लानिंग पर। अगर आप ध्यान से आंकड़ों को देखें तो हमारे देश के जूनियर लीडरशिप की जो यंग ऑफिसर्स है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर तक, उनकी जो शहादत है वो अनुपातिक तौर पर हमारा कुल शहादत से ज्यादा है। ये दर्शाता है कि हमारी जूनियर लीडरशिप कितनी अव्वल दर्जे की है। और हमारा जो यंग ऑफिसर है वो आगे चलकर कदम से कदम मिलाकर युद्ध क्षेत्र में हिस्सा लेता है, ना कि एयर कंडीशन रूम्स के अंदर बैठकर मॉल की प्लानिंग करने का, या कौन से इस इलाके में कब्जा करना है, या कौन से खेत के किस इलाके के अंदर में खेती करना है, जो पाकिस्तानी ऑफिसर करते हैं। लेकिन सर एक चीज यहाँ और समझना चाह रहा था आपसे कि जब भारतीय सेना ने ऊपर की तरफ कूच करना शुरू किया, विपरीत परिस्थितियां थी, और इस दौरान भी सेना के जवान भारत माता के जय के नारे लगा रहे थे, कोई जय काली के नारे लगा रहा था, और इसके जरिए उत्साह भरने की कोशिश भी थी। लेकिन रात में जब हमने देखा कि क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर आप लोगों के पास हथियार पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, तो जो एयरफोर्स के जो जवान थे वो लगातार पूरी रात एयरक्राफ्ट के जरिए आप तक सामान पहुंचाया करते थे, तो वो कैसा दृश्य था सर? और फिर कैसे आप एक दूसरे तक वो सामान पहुंचाते थे? और यहाँ पर हम देखते थे कि उसी एक पहाड़ के पीछे छुप के, छोटे से पत्थर के पीछे छुप के, कई बार सेना के जवान एक दूसरे को गाना भी सुना रहे हैं कि इंतजार करना, अभी फायरिंग नहीं करना, जैसे ही रुकेगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो कैसी सर प्लानिंग होती थी, और कैसा पूरा वहां का, क्योंकि आप युद्ध में शामिल थे, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग माहौल रहता था। ऐसा नहीं है कि युद्ध चल रहा है तो हर समय जो है हम युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, या हर समय हम जो है अपने दिमाग में ये बात के लिए कर रहे हैं। हमारे पास हमारे जवानों को हमारे सैनिकों से, अपने फैमिली से बात करने के लिए सैटेलाइट फोन उस समय दिए गए थे, जो सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन करता था। हालांकि केस में डिस्टर्बेंस भी काफी आते थे, लेकिन हम अपने जवानों के, अपनी फैमिली से और अपने नजदीकी संबंधियों से बात भी कराते थे। एक हंसी खुशी का माहौल रहता था, और एक दूसरे का एक सहारा बनकर रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जवान को मालूम है कि वो अकेला युद्ध नहीं कर रहा है, उसके साथ में देश के आज 140 करोड़ देशवासी भी है, उसके साथ में देश की केंद्र में बैठी हुई एक सशक्त और मजबूत सरकार भी है, जो फैसला लेने की क्षमता रखती है। और उसके साथ में आज उसके पास में काफी अव्वल दर्जे का, दुनिया का बेस्ट हथियार, एम्युनिशन और पूरा रसद सामग्री है। तो माहौल को बड़ा हल्का बनाकर रखते थे, और ये काम जो है जूनियर लीडर्स का और ऑफिसर्स का ज्यादा होता था, ताकि जवान को हमेशा एकता का मनोबल जो है ऊंचा रखा जाए, और उसको परिस्थितियों से इस प्रकार अवगत कराया जाए कि उसके मन में किसी प्रकार की कोई शंका या शक या कोई चीज पैदा ना हो। उसको ये मालूम हो कि अगर वो अटैक में जा रहा है तो जीत कर ही आएगा। और ये बात सही भी है कि चाहे खुद चल के आया, चाहे तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन जीत कर आया। जी, निश्चित रूप से जीत कर आया, और यही कारण है कि आज विजय दिवस के रूप में हम इस दिन को मना भी रहे हैं सर। और जो तमाम जवान हमारे इस जीत के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनको याद भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन सर एक चीज और महत्वपूर्ण है, इस दौरान लगातार, क्योंकि जैसे ही भारतीय सेना को ये पता चला था कि पाकिस्तान कुछ बड़ी हिमाकत कर सकता है, फायरिंग शुरू हो गई थी, और पूरी सेना का मूवमेंट हो गया था, और जो तमाम सेना रिजर्व में थी उनको भी बॉर्डर्स पर तैनात किया जा रहा था, बॉर्डर पर बुलाया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी चीज थी सर, ये कब पता चला कि जो पाकिस्तानी सेना है
वो बड़ी तादाद में, क्योंकि खबर ये भी है कि तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तानी सेना ने पहले ही कवर कर लिया था, मतलब स्ट्रेटेजी पहले से ही बनना शुरू हो गई थी, सिर्फ वो ताक में थे। तो यहाँ पर भारत के लिए बड़ी चुनौती थी। तो जो जवान, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी और कुछ ऐसी जानकारी भी निकल कर आई थी कि जो जवान ऊपर तक पहुंच गए थे या जिन्होंने अपनी अंतिम सांस भारतीय चेक पोस्ट के पास में ली, जिसको पाकिस्तानियों ने कब्जे में ले लिया था, वहां से अंतिम सांस तक भी जो भारतीय सेना के वीर जवान थे वो अपना मैसेज इंटरसेप्ट कर रहे थे लगातार। जी हाँ, आपने मैसेज इंटरसेप्ट की बात करी, तो सबसे पहले तो हमें जो पश्तो जवान में राष्ट्रीय राइफल्स की लोकेशंस पर जो हमने उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया, वहीं से हमें पता लगा था कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। जहां तक पाकिस्तान की नापाक हरकतों की बात आपका मैं बता रहा था कि NH-1 अल्फा को उन्होंने उस इंटरडिक्ट करने का उनका प्लानिंग था, और काफी बड़े एरिया में जो पहाड़ियां, जो ऊंचाइयां थी, जो पोस्ट सबसे ऊंची जगह पर थी जहां से रोड को डायरेक्टली फायर से कवर किया जा सके, वहां पर वो वापस नहीं गए और वहां पर उसको रीइंफोर्स कर दिया। तो जब बकरवाल, जब वहां के चरवाहों के थ्रू हमारे को पता लगा, तो शुरू में तो यही था कि ये हो सकता है मिलिटेंट्स हो, लेकिन जब कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोल वगैरह को कैप्चर किया गया तो ये पता लगा धीरे धीरे कि नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सोची समझी साजिश है, जिसे परवेज मुशर्रफ साहब, वहाँ के जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में फरवरी में हुई आगरा समिट और बाद में लाहौर समझौते को विफल करने के लिए और पाकिस्तानी सेना का वर्चस्व को कायम करने के लिए ये नापाक प्लानिंग की थी। लेकिन एक बार जब प्लानिंग पर हमें पता लग गई, तो जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है और पीक टाइम में भी उसकी काफी तैयारियां रहती है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हमेशा जो है हमारी प्लानिंग के अंदर में एक कंटीजेंसी प्लानिंग भी होती है कि दुश्मन ने अगर 20 चाल चली है और हमने उसके बारे में सोचा है, तो जाहिर बात है कि दुश्मन 21वीं चाल चलेगा, और उस 21वीं चाल के लिए भी हम प्रिपेयर रहते हैं और तैयार रहते हैं। और वो हमारी 21वीं चाल जो है ना, जो हमने किया, वो हमें युद्ध में, कारगिल युद्ध में काफी काम आई, क्योंकि हमारे पास में कंटीजेंसी प्लानिंग के तौर पर कंटीजेंसी अवस्था में किस प्रकार से हमें युद्ध को लड़ना है, वो हमें पहले से हमारी प्लानिंग में था। एक चीज और समझना चाह रहा था सर। जी जी जी, पूरी करिए आपकी बात। जी सर, आप बोलिए। जी जी सर, एक चीज और समझना चाह रहा था मैं आपसे, क्योंकि जैसा कि कर्नल सौरभ कालिया का आपने जिक्र किया, उनकी गाड़ी को भी जो है एम्बुश करने की पाकिस्तानी उन्होंने कोशिश की थी, और उसके बाद भारतीय सेना को ये पता चल गया था कि बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में अपना डेरा जमा लिया है और अब युद्ध होगा। तो जब लगातार, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों का जिक्र आपने भी कहा और सर्दी का मौसम रहता है, और उनको ये बेहतर तरीके से पता था कि इस दौरान भारतीय सेना ऊपर पहुंचने में भारतीय सेना को काफी मशक्कत करना पड़ेगी। तो खास तौर पर जो हथियार हैं वो सेना को ऊपर तक पहुंचाने में, और हथियार के साथ साथ जो तमाम असला बारूद और गोले हैं वो ऊपर तक पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही थी। तो सर, ये कैसे सप्लाई हो रहा था उस दौरान? क्योंकि जवान लड़ाई के लिए तो तैयार था, लेकिन कई जवानों के पास गोलियां कम हो रही हैं, तो ये भी कहा जा रहा था कि भाई टारगेट करके मारो, हमें गोली भी बचाना है, क्योंकि हमारे पास अभी सप्लाई नहीं आई है। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी युद्ध की, उस दौरान पूरी प्लानिंग पाकिस्तानी सेना की भारतीय सेना के पास नहीं थी। तो ऐसे में उस समय क्या स्थिति थी और किस तरीके से फिर आप लोग युद्ध में उतरे थे? देखिए, युद्ध के लिए भारतीय सेना को 3 मोटे विभागों में बांटा गया है। एक फाइटिंग आर्म्स है जो दुश्मन के कॉन्टेक्ट में रहती है, दुश्मन के साथ में आमने सामने लड़ती है, जैसे इन्फेंट्री है, जैसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, जैसे आर्मर्ड कोर है, और दूसरी जो है वो सपोर्टिंग आर्म्स होती है, जो दुश्मन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहती है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में होती है। उदाहरण के तौर पर सिग्नल्स है, आर्टिलरी है, एयर डिफेंस आर्टिलरी है, और तीसरा जो होता है वो सर्विसेज होता है, जो हमारे जवानों को रसद सामग्री जैसे हथियार, एम्यूनिशन, गाड़ियों में ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मूवमेंट, इन चीजों को कंट्रोल करती है। ये युद्ध क्षेत्र में सबसे पीछे होते हैं,
डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं होते हैं, लेकिन इनका रोल भी बहुत अहम रहता है। तो इन तीनों सर्विसेज, तीनों आर्म्स का, तीनों भुजाओं का एक सामंजस्य बनाकर ही युद्ध लड़ा जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ कि उस समय प्लानिंग करते वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें 3 डायमेंशनल मैप की आवश्यकता है, और उस समय 3 डायमेंशनल मैप एक बहुत बड़ी चीज होती थी। तो हमने उसका रिक्वेशन किया, तो पता लगा कि वो सिर्फ देहरादून में ही अवेलेबल है, वहां पर सर्वे मैप का जो है वहां पर हेडक्वार्टर है, वहां पर ही अवेलेबल है। लेकिन मैं मतलब बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि हमें वो 3 डायमेंशनल मैप हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रॉप किए गए और समय पर ड्रॉप कर किए गए, जिसके ऊपर हमने प्लानिंग करी और हमने बहुत बड़ी कैजुअलिटीज को रोकने में इसने हमारी मदद करी। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ बोफोर्स का। अगर बोफोर्स गन हमारे पास में नहीं होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि युद्ध इतना जल्दी और इतना सार्थक, पॉजिटिव और हमारे हक में खत्म नहीं होता। बोफोर्स ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। देखिए, एयरफोर्स का जहां तक रोल था कि हमारे राजनीतिक जो लीडरशिप ने ये फैसला लिया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं करना है, वरना पाकिस्तान के उद्देश्य को हम सहारा दे देंगे कि इंटरनेशनलाइज करें इशू को, कि हमें तो मार दिया, हमारे उसमें घुस गए, हमारे इलाके में। तो ये एक बड़ा अच्छा मेरे विचार में फैसला था। अब एयरफोर्स का जो बॉम्ब है वो एक एरिया, बड़े एरिया वेपन्स है, तो उसमें जाहिर बात है कि जब वो पिन पॉइंटेड रेजर एज पहाड़ियों के ऊपर में जब पोस्ट है तो उस पर वो पिन पॉइंटेड अटैक तो नहीं कर सकते। तो इसलिए एयरफोर्स का जो ऑपरेशन सफेद सागर में बहुत कम इस्तेमाल किया गया। उनको पीछे जो है कैजुअलिटी लोकेशन के अंदर में मेडिकल सप्लाईज के लिए ऑब्जर्वेशन के पोस्ट के तौर पर इन चीजों में काम किया और एक बहुत सराहनीय काम किया हमारी एयरफोर्स ने। तो जो बोफोर्स गन है, बोफोर्स गन ने पिन पॉइंटेड एरिया वेपन के तौर पर काम किया। बहुत सस्ता उसका एम्यूनिशन है, क्योंकि एयरफोर्स का एम्यूनिशन जो प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है वो बहुत महंगा होता है। तो कॉस्ट रेशियो के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी हो सकता है कि वो हमारे पास बड़ी तादाद में जितनी हमारे पे जरूरत थी नहीं हो। तो बोफोर्स गन की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने हमारे जवानों के टारगेट पर पहुंचने से पहले ही वहां इतना एम्यूनिशन गिरा दिया था कि उस इलाके को निस्तनभूति कर दिया था। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना के साथ में कम थी, बल्कि वहां का जो टेरेन है, वहां का जो इलाका है, वहां का जो वातावरण है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम थी। 10 कदम चलने पे ही जो है आपको रुकना पड़ता था। हथियार एम्यूनिशन कैरी करने के बाद तो और मुश्किल हो जाती थी। तो इसको करने के लिए अब आप कई बार बोलते हैं कि अब कैजुअलिटी जो है काफी हुई है। उस इलाके में मेरा मानना है कि जिस तरीके की लड़ाई हमने लड़ी है और दुनिया जानती है, और दुनिया इस बात को अपने देश की सेनाओं को पढ़ाती भी है कि किस प्रकार हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर में लड़ाई लड़ी जाए। हमें मजबूरन जो कॉम्बैट रेशियो है, अटैक की रेशियो है, वो नॉर्मली जो 3:1 होती है, उसकी बजाय हमारे को 10:1, 12:1, 15:1 रखनी पड़ी। और इस कारण से जो है जाहिर बात है कि अगर कोई दुश्मन ऊपर पहाड़ी में बैठा हुआ और अगर से वो वहां ऊपर से पत्थर भी गिराता है तो वो नीचे पहुंचते एक बहुत घातक हथियार बन जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमारा देश का जवान उतना सशक्त है, इतना मजबूत है, वो पैसे के लिए नहीं लड़ता है, वो अपने देश की शान के लिए, अपने समाज की इज्जत के लिए, अपने कुटुंब की इज्जत के लिए, अपने गांव की इज्जत के लिए लड़ता है। निश्चित रूप से सर, आखिरी सवाल सर, कार्यक्रम में चलते चलते एक चीज और आपसे समझना चाह रहा था, कुछ ऐसे पल जिनका आप जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि जब भारतीय सेना ने ये जो है यहाँ पर विजय पताका कारगिल में टाइगर हिल पर लहराई थी, उसके बाद एक तरफ जहां जीत की खुशियां थी तो गम के आंसू भी थे, क्योंकि कई अपने साथियों को, सेना के अफसरों ने अपने साथियों को खो दिया था। युद्ध के दौरान में कुछ चर्चा करने के लिए मैं और कमांडिंग ऑफिसर आर्टिलरी रेजिमेंट अपने जोंगे में साथ जा रहे थे। तो ऊपर बैठे हुए पाकिस्तानी जो है वो ऑब्जर्व करते थे, और कई गाड़ी जो है अगर उनको ऐसी लगती थी कि इसमें कोई अच्छा टारगेट है तो उसको वो फॉलो करते थे बॉम्ब्स गिरा गिरा के।
तो जैसे ही हमने कारगिल की तरफ नीचे थोड़ा सा उतरना, कारगिल शहर की तरफ उतरना शुरू किया, तो उन्होंने हमारे को ऑब्जर्व कर लिया और गाड़ी में चला रहा था, सीओ साहब साथ में बैठे थे और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक नजारा था कि हमारी गाड़ी आगे आगे चल रही है और पीछे पीछे पाकिस्तानी बम हमारे को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं है हमारे को करना, हमारे पर बम गिरा। तो एक ये बड़ा था। दूसरा जो सबसे दुखद चीज होती थी वो ये है कि रात के वक्त आप अटैक में अपने सैनिकों को भेजो और सुबह उनके पार्थिव शरीर को वापस लाओ, तो एक बड़ा दुखद सीन होता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कारगिल की जो तमाम चीजें कारगिल युद्ध में रही उसको साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो हमारे साथ ये थे डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी, जो कारगिल के युद्ध में शामिल रहे, उन्होंने वहां का आंखों देखा हाल हमको बताया। जय हिंद सर। और साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कारगिल के युद्ध में जब पाकिस्तान ने धोखा दिया तो उस धोखे का जवाब भारत के वीर जवानों ने अपनी वीरता से दिया और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ दोबारा से जो है इससे कारगिल हिल पर, कारगिल का पूरा जो क्षेत्र है और टाइगर हिल है, यहाँ पर भारत के विजय विश्व तिरंगे प्यारे को लहराया और अपनी जीत का डंका बजाया। लोकमत हिंदी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।